नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जातीय जनगणना शुरू कर दी है योगी सरकार ने? ये सवाल आपको व्यंग लग रहा होगा, लेकिन ये व्यंग नहीं है। ये इस सिस्टम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को आप तक लाने की एक कोशिश भर है। उत्तर प्रदेश में अभी सप्ताह भर पहले, मतलब 6 दिन हुए करीब, सुल्तानपुर में दिन दहाड़े एक बड़ी डकैती हुई। पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। बहुत ही भयंकर अपराध। दिन दहाड़े एक ज्वेलरी के शोरूम में, दुकान में नकाबपोश बदमाशों की एक पूरी फौज घुस जाती है। सबके हाथ में असलहे होते हैं और वो वहां से करोड़ों रुपए के आभूषण, सोना चांदी लूट करके फरार हो जाते हैं। ये कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले कंट्रोल रूम भाव को जोड़ लीजिए फटाफट। इसके बाद भाऊ वो फरार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर रोज सवाल उठता है, लेकिन किसी भी टीवी पर दिखाया नहीं जाता है। वहां पर यही दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। कहीं टीवी पे नहीं दिखाया जाता। अब बड़ी बात ये हुई कि पुलिस अपने पड़ताल में लगी हुई थी। इन अपराधियों पर, जो लुटेरे थे, डकैत थे, इन पर इनाम घोषित किया गया। इनाम जैसे ही घोषित किया गया, इस पूरे अपराध का, पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड था, मुखिया था, उसका नाम दुर्गेश प्रताप सिंह, वो तुरंत सरेंडर कर देता है। और इस योगी के 7 साल में अपराधियों का सरेंडर, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर तो चोर उचक्के पॉकेट मार के भी पैर में निशान लगा करके गोली मारती है पुलिस। पॉकेट मार तक भी शिकार हुए हैं। लेकिन दुर्गेश प्रताप सिंह इतने बड़े कांड का सरगना, वो कर देता है सरेंडर। और दुर्गेश यादव, इसमें 9-10 अपराधी थे, उसमें एक अपराधी दुर्गेश यादव, उसका एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में वो मारा जाता है। अपराधियों का बचाव होना ही नहीं चाहिए। इसमें 100% उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अपराधियों को जातीय जनगणना करके और जातीय आधार पर उनको लाभ अगर पहुंचाया जाएगा, तो सवाल खड़े होंगे। ये लफाजी से, राजनीतिक लफाजी से इससे नहीं बच सकते। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, भाऊ तो अखिलेश को तुरंत जो है वो हमलावर हो गए, अपराधियों के साथ साठ-गांठ है, अपराधियों को बचाने के लिए आगे आ गए। अरे अपराधी वो 7 साल से सत्ता में, अखिलेश थोड़ो हैं, आप सत्ता में हो। मास्टरमाइंड कैसे सरेंडर कर दिया गया, कर दिया, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम दुर्गेश प्रताप सिंह है। भाऊ नीतीश कुमार, राहुल गांधी, इन लोगों की मांग लग रहा है अपराधियों के जातीय जनगणना के रूप में योगी आदित्यनाथ ने मान ली है। इसका मतलब क्या समझा जाए? नहीं, यकीनन बिल्कुल आशीष, ये एक ट्रेंड है, मतलब ये हम्म, दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। मैं इसमें किसी को भी सहूलियत देना नहीं चाहता। मायावती जी सत्ता में आती है, उनके जाति धर्म के लोग पूरे पुलिस थाने में और उनका कब्जा हो जाता है। अखिलेश आते ही यादव आते हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आते हैं तो ठाकुरों की चलती है। चलनी बात अलग है, लेकिन फिर एनकाउंटर ठाकुरों के नहीं हुए यादवों में, या मायावती के टाइम पे यादवों के या ठाकुरों के इनकाउंटर नहीं। अपने जाति के लोगों को प्रायोरिटी देना बात अलग है, और दूसरे जातियों के लोगों को खत्म करना ये अलग प्रायोरिटी है। इसके पहले हमने देखा कि माफिया थर्राता है। कौन माफिया थर्राता है? हम्म, क्या एक धर्म विशेष मुस्लिम धर्म के ही माफिया को आप मार रहे हैं, और हिंदू माफिया को जो आप वहां पे वो खाद पानी दे रहे हो, ये क्या बात है? माफिया को जेल से छोड़ा जाता है चुनाव के समय, माफिया हम्म, को माफी की जाती है, सजा माफ की जाती है, और शारीरिक शोषण और हत्या जैसे मामले में माफिया छूटते हैं, क्योंकि वो सवर्ण है, क्योंकि वो ठाकुर है। तो ये उदाहरण सिर्फ एक नहीं है। आज यदि हम आप यदि ये कह रहे हैं या अखिलेश कह रहे हैं, कोई अखिलेश के हम साथ नहीं ले रहे, या न्यूज़ लॉन्चर कोई कैंपेन नहीं चला रहा है। ये नहीं, लगातार नहीं, क्यों हो रहा है? लगातार क्यों हो रहा है? आप मुझे बताइए, डकैती हो गई करोड़ों की, हम्म, तो हम्म, 10-10 लाख रुपए के इनाम घोषित हो गए और लोगों का एनकाउंटर किया गया, मारा गया ना? हम्म, हम्म, चलो ठीक है। लेकिन क्या ये सरकार पैसे वालों की सरकार है?
क्या ये सरकार सोने ज्वेलरी के काम करने वाली की सरकार है? एक दलित लड़की का अपहरण होके उसकी इज्जत लूटता है, अलग-अलग शहरों में घुमा के उसका शारीरिक शोषण करता है और घर के सामने फेंक देता है क्योंकि वो दलित समाज की लड़की है। पुलिस घंटों तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती और एफआईआर दर्ज करने के बाद वहाँ क्यों नहीं एनकाउंटर होता? वहाँ क्यों नहीं 10 लाख रुपए के इनाम घोषित होता? वहाँ मात्र ठाकुर जो थाना इंचार्ज है उसका निलंबन होता है, लाइन अटैच होता है, निलंबन भी नहीं लाइन और एक का हाँ। निलंबन होता है। वहाँ क्यों नहीं गोली चलती? ज्वेलर तो पैसा कमा लेगा, उसका इंश्योरेंस भी होगा। क्या योगी आदित्यनाथ अपने दलित लड़कियों की इज्जत का इंश्योरेंस करवाएंगे? इसमें एक खबर और, इसी एनकाउंटर में यादव का एनकाउंटर फुल होता है, बिल्कुल मार दिया जाता है और 3 सितंबर को एक हाफ एनकाउंटर हुआ जो पैर में गोली मारने वाली बात है। वो किस पे हुआ? सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन। आप ठाकुर हो तो गोली सीने में नहीं लगेगी, मस्तिष्क में नहीं लगेगी, गोली पैरों में लगेगी। आपको सरेंडर करवाया जाएगा। मास्टरमाइंड सरेंडर होता है और जो प्यादा है उसको गोली मारी जाती है क्योंकि वो यादव है और यादव को गोली इसलिए मारी जाती है क्योंकि इस लोकसभा चुनाव ने एक यादव ने इनको पानी पिला दिया। मैं बता रहा हूं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी आए तो उनका भी एनकाउंटर ये करेंगे क्योंकि ये यदुवंश का है। इतना घोर जातीयवाद एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने पहली बार देखा। मैं एक आपने उदाहरण 10-10 लाख आपने 10-10 लाख का इनाम घोषित कर दिया। उस डकैती में चोरी हो गई थी, माली नुकसान था। क्या किसी इंसान की हत्या हुई थी? हत्यारों पे कितनी बार इन्होंने 1-1 लाख रुपए का नुकसान ये दे दिया, मुझे बताइए। कानून व्यवस्था ये है, एक पूर्व सांसद रहा अपराधी जिसके मरने पे सांसद ने बाकायदा शोक मनाया। वो पुलिस के हिरासत में 2 गुंडे आके उनको शूट करते हैं और पुलिस क्या करती रही? कितने पुलिस वालों पे वहां पे केस चला? अतीक अहमद के हत्या में क्या पुलिस वाले इन्वॉल्व थे? सेमी ऑटोमेटिक गन लेके क्या देख रहे थे कि 2 लोग आके रिवॉल्वर से गोली मार के चले जाए? वहां पुलिस की गोली एनकाउंटर के लिए क्यों नहीं चलती? ये सवाल है। इतनी नाकारा पुलिस है तो सिर्फ एनकाउंटर या जीप उल्टाने में ही कितने ठाकुर माफिया है बताइए मुझे? मैं वही क्या कह बाल रहा बांका था, कर पा रहा है? वही वही उदाहरण दे रहा हूं। पूर्वांचल में या पूरे उत्तर प्रदेश में 2 माफिया, इन दोनों की रंजिश और दुश्मनी, इससे पूर्वांचल पूरा थर्राता था, पूरा पूर्वांचल थर्राता था इनकी आपसी गैंगवार से, रंजिश से। नाम मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। माफिया मुख्तार अंसारी, डॉन ब्रजेश सिंह। वो ब्रजेश सिंह जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी अपराधी था, मुख्तार अंसारी से भी बड़ा। वो ब्रजेश सिंह जिसकी फोटो तक पुलिस के पास नहीं थी, फरार था, उड़ीसा में पकड़ा गया। वो ब्रजेश सिंह जो पकड़ करके आया तब से जेल में था और वो ब्रजेश सिंह, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। जमानत कैसे होती है? जमानत पुलिस की पैरवी पर डिपेंड करती है। वो ब्रजेश सिंह उसके बाद माननीय बना, पत्नी एमएलसी बनी, भाई और परिवार के लोग तो विधायक ही हैं और जो है इस समय आराम से, मतलब इस समय नहीं, काफी वक्त से जमानत हो गई, जमानत पर बाहर है। धीरे धीरे ब्रजेश सिंह बरी होते, ब्रजेश सिंह धीरे धीरे तमाम मामलों में बरी होता जा रहा है, तमाम मामलों में बरी हो गए ब्रजेश सिंह। वही ब्रजेश सिंह जो उत्तर प्रदेश में मुख्तार से भी बड़ा इनामी अपराधी था, वही ब्रजेश सिंह जिसके और मुख्तार की रंजिश में पूर्वांचल थर्राता रहा। बाहर अभय सिंह, वही अभय सिंह
मुख्तार अंसारी का वो ऑडियो याद कर लें लोग, जो ऑडियो वायरल हुआ था, आज भी कहीं भी यूट्यूब सर्च कर लेंगे मिल जाएगा वो ऑडियो, जो कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा ऑडियो था, जिसको कथित रूप से कि वो उससे जुड़ा ऑडियो था, और मुख्तार अंसारी जिससे बात कर रहे थे वो शख्स, सामने वाला शख्स अभय सिंह था कथित तौर पे, और मुख्तार बता रहे कि जो है माननीय विधायक अभय सिंह से, माननीय विधायक माननीय है लोग, तो मुख्तार की आवाज है अभय के लिए कि काट दी, चुटिया काट दी। वो अभय सिंह इसी राज्यसभा चुनाव में, अभी हाल में जो राज्यसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के पहले हुए थे, उसमें उनका रातों रात हृदय परिवर्तन हुआ, उनकी अंतरात्मा जगी और उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। उसके बाद उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई। वो अभय सिंह, वो धनंजय सिंह जिनको सजा हुई, सजा होने के बाद जौनपुर जेल में थे, जेल उनका रातों रात जेल में ट्रांसफर हुआ। जिस दिन उनकी जमानत इलाहाबाद से हुई, जमानत हुई, सजा होने के बाद जमानत हुई, अब जमानत भी कैसे हुई होगी, इसमें भी पैरवी की बात है। जमानत हुई, जिस दिन जमानत 10 बजे हुई थी, उस दिन सुबह 8 बजे जेल से निकाल लिया गया था कि चलो रास्ते में बरेली चलना है, और जमानत हुई, बरेली ला करके फिर वापस ले गए। और धनंजय सिंह की पत्नी बसपा से प्रत्याशी थी जौनपुर से, वो टिकट जो है उनका हालांकि वापस ही लिया वापस हो उन्होंने, गया। वापस लिया। लोगों ने कहा कि मायावती ने टिकट काटा है, लेकिन उन्होंने वापस लिया। और उसके बाद धनंजय सिंह ने इस लोकसभा चुनाव में ठाकुर बाहुल्य इलाकों में भाजपा का चुनाव प्रचार किया। ऑन रिकॉर्ड ये बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब किया होगा, ऑन रिकॉर्ड भाजपा का चुनाव प्रचार किया धनंजय सिंह ने। धनंजय सिंह, डॉन धनंजय सिंह ने कितने, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, कितने नाम गिनेंगे। उदय भान करवरिया, फायदा जहां पे है तो वहां पर ऐसा नहीं है कि ठाकुर, उदय भान करवरिया ब्राह्मण है, सजा उनकी भी माफ हो गई, वो सजा माफी में। अमरमणि त्रिपाठी, मणि त्रिपाठी, ब्राह्मणों से गोरखपुर में भाऊ ब्राह्मण बनाम ठाकुर, ये मतलब कोई छुपा हुआ नहीं सच है, ये खुला हुआ सच है, ओपन ट्रूथ। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार है जिससे मठ की करीबी रही है। और वजह भी बता दूं, जब चर्चा आई है, वजह ये कि अमरमणि पंडित हरिशंकर तिवारी के शागिर्द हुआ करते थे, शागिर्द हुआ करते थे। लेकिन जब अमरमणि की ताकत, अमरमणि का ब्रिगेड, लाव लश्कर बढ़ता गया, तो अमरमणि ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाई वहां पर बाहुबली माफिया की, और हरिशंकर तिवारी से अलग हो, अलग अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। जब अलग साम्राज्य स्थापित कर लिया तो मठ बनाम पंडित हरिशंकर तिवारी था, तो पंडित हरिशंकर तिवारी का विरोधी माफिया वो करीब आ गया। अमरमणि का बेटा अमन मणि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का वरदहस्त रहता है। अमरमणि त्रिपाठी, जिस पर कवयित्री मधुमिता की जान लेने की का हत्या, आरोप सिद्ध हुआ, पति पत्नी दोनों, अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि, दोनों को सजा हुई। दोनों ने सजा हुई। पूरी सजा तो बीआरडी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के वार्ड में काटा। जेल में तो कितना वक्त गिना, अगर कभी अदालतें मांग लें ये रिपोर्ट, लेकिन मांगेगा कौन। तो सही ये बात है। सरकार क्या दिखाएगी, प्रवक्ता आकर के उल जलूल झूठ बोलेंगे और चेहरा छिपा लेंगे भाऊ। नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपको कि प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप यादवों को यादव ही दिखते हैं क्या मारने के लिए। तो हम्म आप ये कहते हैं कि आपको यादव मरने पे दर्द क्यों होता है। हम्म तो मेरा कहना है कि वो त्रिपाठी में आपको अच्छा आदमी क्यों दिखता है। हम्म भाई उसकी जो सजा माफ हुई, उसको जो छोड़ा गया, हम्म अच्छे चाल चलन के लिए। हम्म अच्छा चाल चलन सिर्फ ठाकुरों का ही होता है क्या? हम्म सवाल ये है। हम्म बीजेपी यादवों को मारेगी, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार यादवों को ठोकेगी। और इस मामले में तो मुझे लगता ही नहीं कि इसमें इनकाउंटर की जगह है। हम्म ये चोरी का मामला है, चोरी डकैती का मामला। हम्म इससे ज्यादा तो डकैती सरकार के नेताओं ने की है। हम्म हम्म
जो डकैती शिक्षक भर्ती में पिछड़े हुँ, वर्गों के कोटे के साथ की है, वो हुँ, डकैती इस ज्वेलरी शॉप के डकैती से बहुत छोटी है। 18,000 लोगों की सैलरी 18,000 लोगों का क्लेम खा गए ये लोग। ये मैं हुँ, नहीं कह रहा हूँ, न्यायालय कह रहा है। हुँ, ऐसे यदि भ्रष्टाचार के मामले यूपी में निकालने लगे तो आपको जितनी ज्वेलरी की लूट हुई उससे कई गुना ज़्यादा लूट दिखेगी। क्या एनकाउंटर होंगे? सवाल ये है। डकैती में एनकाउंटर तब होते हैं जब कोई अरेस्ट करने जाता है और जवाबी गोली चलती है। जब गोलियाँ चलती हैं तो जवाबी गोलियों में लोग मारे जाते हैं। हुँ, लेकिन आपने ठाकुर से सरेंडर करवा दिया। जो ठाकुर पे गोली चलानी थी उसको हाफ एनकाउंटर कर दिया, जख्मी करवा दिया और जो यादव थे उनको सीधे सीने में गोली मार के या सर पे गोली मार के उनका एनकाउंटर कर दिया। सवाल है कि यदि मास्टरमाइंड उसका गिरफ्तार हुआ है, तो फिर ज्वेलरी कहाँ है? पैसा कहाँ है? लूट का माल कहाँ है? इस पूरे केस में लूट का माल मिला नहीं है अभी तक आशीष। हुँ, हुँ, हुँ। ये अजब यूपी सरकार है। अक्से ऐसे में तो एनकाउंटर करते नहीं क्योंकि यदि आपने लोगों को मार दिया गया, मार डालोगे तो वो बताएँगे कैसे कि चोरी का माल कहाँ है? हुँ, भाई करोड़ों की यदि डकैती है तो एक दिन में तो सब सोना इन्होंने सोना जवाहरात लूटे हैं और हुँ, कुछ कैश लूटा होगा। हुँ, तो जवाहरात कहीं न कहीं तो जवाहरात दे के तो कोई रोटी नहीं खरीदेगा। हुँ, जवाहरात कहीं बेचने होंगे, कहीं न कहीं तो रखे होंगे। तो लोग चोरी डकैती में अरेस्ट करते हैं ताकि पहले चोरी का माल मिले। मैं आपको बता दूँ आशीष, यदि चोरी का माल जब्त नहीं हुआ पुलिस द्वारा, तो ये केस रुकेगा ही नहीं कोर्ट में। क्योंकि आप बार-बार कहो कि ये वीडियो फुटेज ये वीडियो में यही दिखते हैं। हुँ। पुलिस को जज पूछेगा कि यदि वीडियो में ये चोर है, तो इन्होंने चोरी की, ये बोलेंगे हमने चोरी नहीं की, डकैती हमने है नहीं की, हमको फँसाया गया है। तो इनको बताना होगा कि हमने इनका पास से माल जब्त किया। माल जब्ती का कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, लेकिन एक 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 इसका ब मतलब भाव जिन्होंने हुँ, सरेंडर किया, वो भी जेल से हुँ, छूटेंगे हुँ। और यदि जिन्होंने सरेंडर किया, वो जेल से छूट गए, तो फिर जिनका एनकाउंटर में मारे गए, उन पुलिस वालों पे हत्या का आरोप मतलब मुकदमा चलेगा क्या? क्योंकि कोर्ट में वो डकैत भी तो साबित होनी चाहिए। आपने किसी नहीं, पे ये ईमानी इनाम इनाम घोषित कर दिया, इसका हुँ। मतलब एनकाउंटर नहीं है। नहीं, एक 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 जो है जो आपने कहा कि हत्या का केस चलेगा, एक ट्रैक रिकॉर्ड और चर्चा है तो और उसका भी ज़िक्र कर दें। पिछले 6-7 साल में उत्तर प्रदेश में एक विकास दुबे, वो पुलिस वाले कितने पुलिस वालों को मार दिया उसने। उसकी गाड़ी पलटी थी, जाँच हुई उसमें। बहुत सारे लोगों ने तथ्य तर्क रखा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जाँच हुई, रिपोर्ट आ गई कि नहीं गाड़ी असली में पलटी थी, बिल्कुल असली था, वैसे ही गाड़ी पलटती है, सब कुछ ओके था। फिर अतीक के बेटे की एनकाउंटर का मामला आया। उसमें सवाल खड़े किए गए, जाँच हो गई कि नहीं बिल्कुल एकदम असली था, बड़ा वहाँ पे एनकाउंटर के हालात ही थे। फिर अतीक को मार दिया गया, अतीक को मारा गया जब 3 वो नौजवान नए-नए लड़के थे वो पहुँचे, उनके तो क्रॉस फायरिंग भी नहीं हुई, ना पुलिस ने जैसे होता है इंस्टेंट एक्शन लेना कि आप बेसिकली उस समय दोनों अपराधियों के अतीक और अशरफ की सुरक्षा में वो पुलिसकर्मी थे, जब वो हिरासत में था। उन्होंने कोई फायरिंग नहीं बिल्कुल, की, वो तीनों मार दिए गए, तमाम अब जो है उसमें उस समय आरोप लगे कि भई इसमें कोई बड़े पुलिस अफ़सर का वो है, इनको शायद बुलाया गया होगा, पुलिस का हाथ रहा होगा। जाँच हुई, क्लीन चिट मिला, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ओरिजिनल वो तीनों आए थे, वो उन तीनों के अंदर बड़ा क्रोध भरा हुआ था और खत्म हो गया, जाँच होकर के ओके हो गया। फिर मुख्तार मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, फिर जैसे अभी ब्रजेश और धनंजय और अभय का बताया। फिर जो है मुख्तार अंसारी की मौत होती है, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद परिवार वाले, भाई अफ़ज़ाल अंसारी जो सांसद हैं और तमाम आरोप सबने लगाया कि जो स्लो पॉइज़न दिया गया, कैसे-कैसे हुआ, पूरा एक टाइमलाइन बताया कि हॉस्पिटल में 3 दिन पहले उनके साथ ऐसा हुआ, हम मिलने गए तो ऐसा हुआ और फिर लौट के आए तब तक ऐसा फिर हो गया रात में, ऐसे कैसे हो सकता है? और मुख्तार ने जो-जो बताया था सब चीज़ें रखी। उसपे रख भी दी। जाँच हो गई। उसपे भी जाँच का रिपोर्ट आ गया कि नहीं, सब कुछ अच्छा था, बस मुख्तार की जो मौत थी वो होनी थी, नेचुरल डेथ थी, तबीयत बिगड़ी थी और मुख्तार की मौत हो गई। जाँच तो जाँच ही तो होगी।
जब वो हम ही वकील हैं, हम ही मजिस्ट्रेट हैं, हम ही पुलिस है, मतलब मुंसिफ भी हम, मजिस्ट्रेट भी हम, चोर भी हम, तो ये सब अपना सब ही सब जान कुछ है। सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसा ये पुलिस वाले ऐसे थोड़ा बेखौफ हैं कि एक महिला जिसकी आबरू लूटती है उसको कह देते हैं 150 किलोमीटर जाओ एफआईआर करवाने। क्या होगा इनको? इनको कैसे डर होगा इनके भीतर भाऊ? नहीं नहीं, देखिए, यदि सरकारें ऐसी ही चलती रही, जातिवाद पे चलती रही, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो कहते हैं मेरे लिए एक ही जाति है, 4 ही जाति हुँ, है। हुँ, प्रधानमंत्री कहते कि गरीबी, गरीब, किसान, युवा, महिला, ये मेरे लिए जाति है। ये बात प्रधानमंत्री की उनके ही मुख्यमंत्री को क्यों समझ में नहीं आती? हुँ, और ये उत्तर प्रदेश इस अभिशाप से कब मुक्त होगा? हुँ, क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं लगता, अरे मुख्यमंत्री तो सन्यासी है, हुँ। सन्यासी की तो जाति नहीं होती। वही मुझे याद आ गया कल का ही बयान कि संत को तो कुर्सी का कोई मोह ही नहीं होता, साधु संत का। तो क्या ये सन्यासी का चोला पहने हुए सत्ता भोगी है? हुँ। सवाल उठता है। बिष्ट साहब को इस इन्होंने एक बार भगवे इस भगवे के इस भगवे चोले के अंदर का आदमी कौन है? क्या ये हुँ, ठाकुर है? क्या ये मुख्यमंत्री है? क्या ये सन्यासी है? क्या ये हुँ, योगी है? या ये यादवों का दुश्मन है? ब्राह्मणों का दुश्मन है? ये है क्या? सवाल वो है। और ये इनको बताना होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन स्थिति है। यदि योगी है तो सत्ताधीश नहीं हो सकता, सन्यासी है तो सत्ताधीश नहीं हो सकता, मोह माया नहीं होती। यदि और झूठ गोरखनाथ पीठ बिल्कुल के नहीं। पीठेश्वर है यदि गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर है तो फिर राम की पूजा नहीं होती। क्या है? और वही उत्तर प्रदेश की समस्या। इसीलिए इसीलिए ये मल्टीफेशियल प्रोजेक्ट में जब आप चलते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार योगी बनते हैं, सुविधा के अनुसार संत बनते हैं, सुविधा के अनुसार सन्यासी बनते हैं, सुविधा के अनुसार मुख्यमंत्री बनते हैं, सुविधा के अनुसार सारे आप रोल बदलते रहते हैं, लेकिन आपका ठाकुर होना ये निरंतर आपके हर रोल में झलकता है। आप योगी है तो उसमें ठाकुरवाद झलकता है, आप सन्यासी है तो ठाकुरवाद झलकता है, आप मुख्यमंत्री है तो ठाकुर होने का चीज़ झलकती है। और जब ये चीज़ें झलकती है, तो मुझे मतलब ये नहीं समझ में आता, और ये हर जगह पे है। अब राठौर साहब राजस्थान में एक राठौर अध्यक्ष बन गए, हुँ, तो उन्होंने मंच से ऐलान किया, हुँ, मंच से, माथुर साहब के जन्मदिन का अवसर था, हाँ, उनका वेलकम हाँ, था क्योंकि वो गवर्नर बने थे। हुँ, उन्होंने कहा कि अपना नाम लिया और राजेंद्र राठौर का नाम लिया। दोनों भाई-भाई, बाकी कौम कहाँ से आई? हुँ, ये टेस्ट से बोला उन्होंने। तो क्या राजस्थान में बीजेपी सिर्फ़ राठौड़ ही चलाएँगे क्या? हुँ, हम दोनों हुँ, भाई-भाई, बाकी कौम कहाँ से आई? बाकी जातियाँ कहाँ से आई? ये कहने का हिम्मत यदि एक प्रदेशाध्यक्ष करता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं डाला जाता ऐसे बोलने पे, तो फिर जातिवाद कितना कूट-कूट के भरा है भाजपा में। यदि ये मैं कहूँ, तो फिर सबका साथ सबका विकास तो ढकोसला है। हुँ, और शुभेंदु चौधरी ने कह भी दिया है कि सबका साथ सबका विकास छोड़ देना चाहिए। हुँ, जो साथ देगा उसी का विकास करेंगे। कम से कम ये बोलता है मैं जो साथ देगा उसकी विकास करेंगे। हुँ, उत्तर प्रदेश में तो उल्टा है। जो ठाकुर होगा उसी की बात सुनेंगे। हुँ। जो ठाकुर होगा उसी के लिए काम करेंगे। बाकी आप हमारे साथ भी हो और ठाकुर नहीं हो तो दुश्मन हो। मैं कई हकीकत अधिकारियों को यही जानता हूँ, आईएएस अधिकारियों को जानता हूँ मैं। है। उनका गलती है कि वो यादव हैं। हुँ, एक अधिकारी ने ये कहा कि भाई हमारे तो योगी जी के साथ पारिवारिक संबंध थे। फिर भी
हम हाशिए पे हैं क्योंकि हम यादव हैं। हम्म। हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म। हमारी काबिलियत पे हमें कभी काम मिलेगा नहीं, हम्म। क्योंकि कल यादव की सरकार आ गई और हमें प्रमोशन मिल गया तो कहेंगे कि यादव ही इसलिए किया गया। हम्म। तब भी हमारी काबिलियत नहीं दिखाई जाती, देखी जाती। और आज हम काबिलियत से काम कर रहे हैं, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि हम यादव हैं। हम्म। यदि ब्यूरोक्रेसी से लेके तमाम पुलिस से लेके तमाम चीजें यदि अलग-अलग जातियों में बँटने लगेगी, तो फिर उत्तर प्रदेश का क्या होगा? विकास कहाँ होगा फिर? जहाँ सोच जाति से ऊपर निकलती नहीं, वहाँ विकास कहाँ होगा? ये सवाल है और अहम सवाल है। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा हम कर रहे हैं खत्म, लेकिन ये सवाल समझने के लिए जो अभी राठौड़ वाला उदाहरण दिया था उसी मंच पर उत्तर प्रदेश में तो ऐसा भी कोई नहीं है कि योगी को आईना दिखाए भाजपा में। उसी मंच पर वसुंधरा थी, आईना सबको दिखा दिया था, राजस्थान से लेकर के जयपुर से लेकर दिल्ली तक, कि पीतल का लौंग हाथ लग जाए जिसके, वो समझता है कि सर्राफा है वो। जौहरी बन गया। जौहरी हो गया, सराफा हो गया। लेकिन यूपी में कोई ऐसा है नहीं रीढ़ वाला है कि नहीं। जो योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाए। ये योगी आदित्यनाथ हो सकता है इनके अगल-बगल के लोग कहें नहीं जी संत हैं, योगी हैं, जाति नहीं है, लेकिन उनके इर्द-गिर्द के हर आदमी को पता है कि जाति कितने भीतर तक बैठी हुई उनके दिल में, दिमाग में। और ये भाऊ आप भी जानते हैं, आप तो तमाम अधिकारियों से लेके और ठाकुर पत्रकारों से भी बातचीत करते हैं, उनकी जुबानी भी आप मेरी सुनते हैं मैं कि योगी मैंने मैंने आदित्यनाथ आशीष ठाकुरों को खोजते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि योगी जी अपना अपनी पोजीशन समय-समय के अनुसार बदलते रहते हैं। वो कभी योगी होते हैं, कभी वो पीठेश्वर होते हैं गोरखनाथ पीठ के, कभी सन्यासी होते हैं, कभी मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन अलग-अलग रोल में एक बात निरंतर उनके साथ रहती है, वो उनका हाँ, ठाकुर होना। एग्ज़ैक्टली जाति ये उनकी सूझती नहीं। ये परमानेंट साथ रहता है। और इस हाँ। बात को उन्होंने टीवी के कार्यक्रम में खुले मंच पर कहा था कि मुझे गर्व है ठाकुर होने पर, राजपूत होने पे मुझे गर्व है। तो वो गर्व होना, आप गर्व कीजिए। आप मान लिया हम कि आप जो है स्वांग है ये संत होना, योगी होना, आप गर्व कीजिए, आपके गर्व पर ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, तो राजा के लिए पूरी प्रजा संतान के समान होती है, सब बराबर होते हैं। फिर प्रजा में मत आप जो है ये गिनती करवाइए। और फिलहाल तो ये देख के यही लग रहा है कि अपराधियों की जातीय जनगणना आप जनगणना कर रहे हैं, और उसमें आपको लग रहा है कि जिनकी जितनी संख्या भारी, उनको उतना ताकत देना ज़रूरी है, तो आपने जो ओके, ताकतवर ओके। हैं या संख्या से मजबूत हैं, उनको और आप ताकत दे रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है, यही आभास हो रहा है। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।